हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी का आज की इस वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, हम लोगों ने जैसा कि पिछली वीडियो संख्या के प्रकार में ये जाना था कि संख्या के प्रकार क्या होती है, संख्या के प्रकार कैसे और किस प्रकार से हुए, संख्या के प्रकार का कारण क्या है, संख्या के प्रकार में किन किन संख्याओं का विस्तृत प्रसार हुआ, ये सब दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीख चुका था। ठीक है। अब दोस्तों आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग ये जानने वाले हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है, वास्तविक संख्या हम कहते किसे हैं, वास्तविक संख्याओं के कौन कौन से गुण होते हैं, ये सब दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो क्लासेस में जानने वाले हैं। और भी वास्तविक संख्या से संबंधित बहुत सी जानकारियों को दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले हैं आज की इस वीडियो क्लासेस में। तो बिना देर किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो संख्या के प्रकार में ये जाना था कि जो वास्तविक संख्या होती है वो एक प्रकार की अकृत्रिम संख्या होती है, अर्थात एक ऐसी संख्या जिसका निर्माण या उत्पत्ति किसी मानव या इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं दोस्तों प्रकृति ने किया हो, उसे ही दोस्तों हम लोग अकृत्रिम संख्या के नाम से जानते हैं। और हमारे गणित शास्त्र की हर वो संख्या जो एक प्रकार की अपनी अकृत्रिम संख्या के स्वरूप को प्रकट करती है, अकृत्रिम संख्या के रूप को व्यक्त करती है, उसे ही दोस्तों हम लोग वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप अपने चारों ओर जो कुछ भी वस्तुएं देख पा रहे हैं, जैसे धरती, आकाश, वायु, जल, भूमि, मिट्टी, पर्वत, पठार, झील, जलने, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, ये सारे के सारे जो दोस्तों वस्तुएं हैं वो एक प्रकार की अकृत्रिम वस्तुएं ही हैं। क्योंकि दोस्तों इन सबका जो सृजन, इन सबका जो निर्माण है दोस्तों, वो किसी मानव या इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं किसने किया है, वो प्राकृतिक नहीं किया है। प्राकृतिक के तरफ से ही दोस्तों इन सभी वस्तुओं का अपना अस्तित्व मिला है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जो आपकी वास्तविक संख्या है, इनका भी जो अस्तित्व है दोस्तों, वो किसी मानव या इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं किसने दिया है, स्वयं प्राकृतिक नहीं दिया है। इन संख्याओं का अस्तित्व, किन संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का। जिस प्रकार से दोस्तों एक कुम्हार मिट्टी की सहायता से विभिन्न प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं, जैसे वो माँ दुर्गा का प्रतिमा बनाता है, माँ सरस्वती का प्रतिमा बनाता है, सुराही का प्रतिमा बनाता है, दीपक का प्रतिमा बनाता है, और भी बहुत सारी प्रतिमाओं का निर्माण करता है मिट्टी की सहायता से। तो दोस्तों जो कुम्हार है उसने अपने बुद्धि और अपने ज्ञान के बल पर मिट्टी से क्या किया है कि उसने प्रतिमाओं का निर्माण किया है, मिट्टी का आकार दिया है, मिट्टी का रूप दिया है, मिट्टी का रंग दिया है, ना कि दोस्तों उसने मिट्टी का सृजन किया है, मिट्टी का अस्तित्व दिया है। इसका जो अस्तित्व है दोस्तों मिट्टी का, वो आपके प्रकृति की तरफ से क्या हुई है, मिली हुई है। बस कुम्हार ने क्या किया दोस्तों, इस मिट्टी का रूप दिया, आकार दिया, इसका नाम दिया, इसकी संरचना की है, और भी दोस्तों कुछ नहीं किया है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हमारे जो गणित शास्त्री हैं, हमारे जो वैज्ञानिक है, उन्होंने वास्तविक संख्याओं का आकार दिया है, रूप दिया है, नाम दिया है, इनकी संरचना की है, गणित के विभिन्न क्षेत्रों से इनके संबंधों को जोड़ा है, ना कि दोस्तों उन्होंने वास्तविक संख्याओं का सृजन किया है। इसलिए दोस्तों हम लोग वास्तविक संख्या को अकृत्रिम संख्या के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि आखिर हम अपने गणित विषय में, अपने गणित क्षेत्र में हम वास्तविक संख्या की पहचान करेंगे कैसे, अर्थात ऐसी कौन सी संख्या है जो अकृत्रिम है और जो अकृत्रिम है वही वास्तविक है। तो दोस्तों हम आपको वास्तविक संख्या की पहचान करने के लिए इससे संबंधित एक परिभाषा दे रहे हैं जो कि वास्तविक संख्या से बहुत ही दोस्तों मैच करती है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग उस परिभाषा को समझ लेंगे, उस परिभाषा को जान लेंगे। उसके बाद आपको खुद पर खुद समझ में आ जाएगी कि वास्तव में वास्तविक संख्या की जो परिभाषा है वो होती क्या है और वास्तविक संख्या हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं वास्तविक संख्या की परिभाषा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पर वास्तविक संख्या का परिभाषा लिख दिया है जो केवल दोस्तों आपके वास्तविक संख्या से ही क्या है, रिलेटेड है। अर्थात इस परिभाषा के माध्यम से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि जो वास्तविक संख्या होती है वो वास्तव में होती क्या है और हमारे गणित की कौन सी संख्या है जो वास्तविक संख्या के रूप में जानी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या का जो परिभाषा है वास्तव में क्या होती है और इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं वास्तविक संख्या की परिभाषा को। वैसी संख्या जिनका वर्ग तो आप लोग जानते हैं कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसी को बाबू हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वैसी संख्या जिनका वर्ग कभी भी एक ऋणात्मक का मतलब होता है जिन संख्याओं के साथ माइनस का चिन्ह क्या हो, प्रयुक्त करके आए, उसी को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक। कि कभी भी एक ऋणात्मक संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होता है तो वह संख्या ही क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या बताएं दोस्तों कि जिस किसी भी संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होता है
तो वही संख्या आपके वास्तविक संख्या के नाम से जानी जाती है। तो जैसे में दोस्तों मैंने आप लोगों को इतनी सारी संख्याएं दिया हुआ है, 25 माइनस 32, 1.5 माइनस 2.4 माइनस 2/3, 4/5, √2 माइनस √7, 3 प्लस √2 √5, 5 इंटू √81, ये सब जितनी भी संख्या हैं दोस्तों, जब मैंने इसके उदाहरण में डाला है तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे की सारी जो संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि इसका जो परिभाषा है दोस्तों वो ये कहता है कि वैसी संख्या जिनका वर्ग कभी भी एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त ना हो, उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। तो जरा देखते हैं दोस्तों कि जो आपके वास्तविक संख्या के परिभाषा में हमने उदाहरण दिया है, क्या इन संख्याओं का अगर हम वर्ग करते हैं तो इनके वर्ग करने के फलस्वरूप जो संख्या मिलती है वो ऋणात्मक रूप में मिलती है कि नहीं मिलती है। मैंने अभी बताया दोस्तों कि जिन संख्याओं का वर्ग करने के पश्चात उस संख्या का मान यदि एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है तो वो दोस्तों आपकी बिल्कुल भी वास्तविक संख्या नहीं कहलाती है। लेकिन हर वो संख्या जिनका वर्ग आपका कैसा हो, ऋणात्मक संख्या बिल्कुल भी ना हो, उसी को दोस्तों हम लोग वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं 25 से। ठीक है, हम 25 का वर्ग करके देखते हैं दोस्तों कि जो 25 का जो वर्ग है वो इसका ऋणात्मक संख्या के रूप में प्राप्त होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम 25 का वर्ग करके देखते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर 25 का वर्ग करने वाले हैं। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर 25 का वर्ग करते हैं तो 25 का वर्ग दोस्तों कितना मिलता है, वो मिलता है हमारा 625। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जब संख्या 25 का वर्ग किया तो ये जो वर्ग है दोस्तों ये आपका प्राप्त हुआ किस रूप में, धनात्मक रूप में, यानी कि प्लस रूप में। बिल्कुल भी ये बाहु जो है आपका मान ये माइनस रूप में प्राप्त बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 25 है आपका वो एक प्रकार की वास्तविक संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका वर्ग जो है वो ऋणात्मक संख्या प्राप्त नहीं हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम दूसरी संख्या लेकर चले -32, यानी ये थी धनात्मक संख्या, अब हम लेकर चलते हैं ऋणात्मक संख्या को। ठीक, अब हम यहाँ पर ऋणात्मक संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो देखते हैं कि ऋणात्मक संख्या का जो वर्ग है यहाँ पर वो क्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो वो वर्ग मिलता है 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2 हाथी लगा 1 या 3 के 9 इसलिए 10, यानी 1024। अब माइनस माइनस का मतलब होता है माइनस गुणे माइनस, माइनस माइनस जो है वो हो जाता है प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चिन्ह आएगा इस संख्या के स्क्वायर का वो प्लस रूप में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या का जो स्क्वायर है वो भी आपके ऋणात्मक संख्या के रूप में बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ है। और जब इस संख्या के स्क्वायर ऋणात्मक संख्या के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है तो ये जो संख्या है आपका वो भी क्या है, एक प्रकार की वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कौन सी संख्या का, तीसरी संख्या, यानी जो अपने दशमलव रूप में है। ठीक, अब जरा हम देख लेते हैं कि जो दशमलव वाली संख्या है इसका जो वर्ग है वो कैसा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं दशमलव वाली संख्या 1.5 के स्क्वायर को। ठीक है, यानी 1.5 को जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो देखते हैं कि इसका जो स्क्वायर है वो ऋणात्मक संख्या के रूप में प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 2 अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने 1.5 का स्क्वायर किया तो इसका भी जो स्क्वायर का मान है वो धनात्मक रूप में ही प्राप्त हुआ, जबकि बोला है कि कभी भी एक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और यहाँ पर सच में ऋणात्मक नहीं हो रहा है। तो ये भी जो दोस्तों आपकी संख्या है दशमलव वाली वो भी कैसी हो जाएगी, आपकी वास्तविक संख्या हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अगला उदाहरण लेकर चले दशमलव का माइनस के लिए अर्थात ऋणात्मक के लिए, तो उसका दोस्तों हम जरा करके देखते हैं -2.4 के स्क्वायर को। तो 24 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 24 का स्क्वायर हो जाता है 576। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 576 और 2 अंक के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो 576 आया है वो भी अपने बिल्कुल धनात्मक रूप में ही आया है, अर्थात माइनस के रूप में, ऋणात्मक रूप में बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ है। फिर यदि हम देखते हैं भिन्न को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी धनात्मक संख्या थी, ऋणात्मक संख्या थी, दशमलव वाली संख्या थी, माइनस दशमलव वाली संख्या थी। अब जरा हम बात कर लेते हैं भिन्न वाली संख्या का, कि जो भिन्न वाली संख्या है वो अपने ऋणात्मक रूप में प्राप्त होती है कि नहीं होती है जब हम इनका वर्ग करते हैं।
तो ज़रा दोस्तों देख लेते हैं -2/3 यानी भिन्न वाली संख्या का वर्ग। तो जब हम दोस्तों भिन्न वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और तीसरी क्या हो जाएगा 9, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि ये जो संख्या है इसका भी जो वर्ग है वो बिल्कुल भी अपने ऋणात्मक रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि -2 3 भी क्या है, एक आपकी वास्तविक संख्या है। कब, जब भिन्न में रहे तब। अब अगर भिन्न अगर धनात्मक हो तो भिन्न अगर धनात्मक हो तो हम जरा भिन्न धनात्मक हो तो इसको देख लेते हैं 4/5 के स्क्वायर को। तब देख सकते हैं कि 4/5 के स्क्वायर करते हैं तो 4 चौके 16 और 5 25, यानी ये भी अपने ऋणात्मक रूप में बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या, यानी जो √2 है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के देखते हैं कि इसका वर्ग करने पर हमको ऋणात्मक संख्या मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर ऋणात्मक संख्या मिल जाए तो हम उसको बिल्कुल भी वास्तविक संख्या के नाम से नहीं जानेंगे, या उसको हम वास्तविक संख्या के रूप में नहीं पहचानेंगे। ठीक, √2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका जो स्क्वायर है कितना आएगा, वो आएगा आपका केवल और केवल 2, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 का जो रूट होता है वो होता है 1 का पावर 1/2, और इसका हमने स्क्वायर किया तो बीच में गुणा छिपा हुआ है, तो गुणा में क्या होता है कि 2 2 खत्म हो जाता है और केवल बच जाता है आपका 2, यानी कि जो √2 का स्क्वायर है वो भी क्या हुआ, एक प्रकार का धनात्मक संख्या ही प्राप्त हुआ। यानी कि जो √2 है वो भी क्या है आपका एक प्रकार का वास्तविक संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका वर्ग बिल्कुल भी ऋणात्मक संख्या के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं आपका माइनस अपरिमेय संख्या को लेकर। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा मेरे वीडियो को, आपको बिल्कुल वास्तविक संख्या में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा कि वास्तविक संख्या वास्तव में होती क्या है। अब हम बात करते हैं -√7 को। ठीक, अगर हम -√7 का स्क्वायर करते हैं तो इसका जो स्क्वायर है वो कैसा होता है, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और जिस प्रकार से यहाँ पर रूट हटा स्क्वायर के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी रूट हट जाएगा स्क्वायर के लिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, केवल और केवल 7 आ जाएगा। अब दोस्तों हमने ये देखा कि जब आपकी परिमेय संख्या √2 थी तो उसका स्क्वायर कैसा आया, धनात्मक आया। जब हमने इस परिमेय संख्या को ऋणात्मक रूप में लिया तो उसका भी जो वर्ग है कैसा आया, आपका बिल्कुल धनात्मक रूप में ही प्राप्त हुआ था, ऋणात्मक रूप में बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ। अब हम जरा देख लेते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जोड़ को, कि इनका जो जोड़ है अर्थात जो अपरिमेय संख्या ये वाला, इसका जो स्क्वायर है वो आपको ऋणात्मक मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a + b के होल स्क्वायर पर a² + 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 के 9 और 2 3 6, 6 दूनी 12 ab, तो 2 3 6, 6 दूनी 12 और √5 और प्लस 2 √5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये केवल आपका हो जाएगा 5। तो आ जाएगा 9 + 12 और √5, 4 5 20, अब 20 और 9 जोड़ देंगे तो 29 + 12 √5, यानी कि जो आपका ये जो संख्या मिला है 29 + 12 √5 वो भी कैसा मिला है, आपके धनात्मक रूप में ही मिला है, अर्थात ऋणात्मक रूप में बिल्कुल भी नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपकी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका वर्ग बिल्कुल भी आपका ऋणात्मक रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। अब जरा बात करते हैं दोस्तों हम लोग 5√81 को, यानी 5√81 का जब हम वर्ग करते हैं तो इसका वर्ग कैसा प्राप्त होता है। तो जब हम 5√81 का वर्ग करते हैं तो इसका हो जाएगा 5 × 25, और √81 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, केवल केवल 81 हो जाएगा। अब 85 को 81 से गुणा करने के बाद जो मान मिलेगा वो आपका धनात्मक ही मिलेगा। यानी कि मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका जो 5√81 है, यानी √81 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √81 को 81 का जो पूर्ण वर्गमूल होता है वो होता है 9, और यहाँ पर 5 आपका होगा ही होगा, और यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 5 × 25 और 9 9 81। बात क्या है वही पड़ेगी। ठीक है, और फिर हम जब 25 को 81 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा जो मान होगा वो कैसा मिलेगा, धनात्मक रूप में ही मिलेगा। जिससे हम ये देख सकते हैं कि इस संख्या का जो स्क्वायर है वो कैसा है,
वो बिल्कुल भी आपके ऋणात्मक रूप में नहीं है। तो इस चीज़ से हमने ये सीखा कि हर वो संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं प्राप्त होता है उसी को हम लोग वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। अब जरा देखते हैं दोस्तों कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग आपके ऋणात्मक संख्या के रूप में प्राप्त हो सकती है, जिससे हम बिल्कुल भी वास्तविक संख्या के रूप में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा मिटा कर आप लोगों को बता देते हैं। अब दोस्तों हम यहीं पर अगर ले लें यहाँ पर √-7, ठीक, यहीं पर अगर हम ले लें √-13, ठीक है, इनका स्क्वायर, तो देखते हैं कि इनका जो स्क्वायर है वो कैसी प्राप्त होती है। जब आप √-7 का स्क्वायर कीजिएगा तो इस स्क्वायर के लिए रूट हटेगा, तो जब इस स्क्वायर के लिए रूट हटेगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -7। उसी प्रकार से जब आप √-13 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और केवल बचेगा आपका -13। तो आपने यहाँ पर ये देखा दोस्तों कि जब हमने इन दोनों संख्याओं का वर्ग किया तो इनका जो वर्ग है वो अपने ऋणात्मक संख्या के रूप में प्राप्त हुआ है, जबकि आपकी वास्तविक संख्या की जो परिभाषा है वो बोलता है कि वैसी संख्या जिनका वर्ग कभी भी एक ऋणात्मक संख्या के रूप में प्राप्त ना हो, और जबकि ऋणात्मक संख्या के रूप में प्राप्त हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन संख्याओं को बिल्कुल भी वास्तविक संख्या के रूप में नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन संख्याओं का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत सारे जो टीचर्स है वो कभी कभी क्या करते हैं कि यहाँ पर पूर्णांक लगा देते हैं कि वैसी संख्या जिनका वर्ग कभी भी एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त नहीं होता। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो संख्या है वो ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, क्योंकि आप यहाँ पर जो संख्या देख रहे हैं -2/3, तो -2/3 के जब हमने स्क्वायर किया, वर्ग किया, तो क्या ये पूर्णांक थोड़ी ना है, ये आपके एक भिन्न रूप में है। 16/25 का पूर्णांक थोड़ी ना है, भिन्न रूप में है। तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी पूर्णांक शब्द का यूज नहीं करेंगे। अगर पूर्णांक करते हैं तो पूर्णांक का मतलब ये हुआ तो ऋणात्मक तो नहीं आएगा, लेकिन किस रूप में नहीं आएगा, पूर्णांक रूप में। लेकिन हमारी जो संख्या है वो पूर्णांक के साथ साथ दशमलव में भी आ रही है, भिन्न में भी आ रही है, मतलब हर तरह की संख्या के रूप में आ रही है। कब? केवल ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर। तो हम केवल यहाँ पर ऋणात्मक संख्या का ही प्रयोग करेंगे, पूर्णांक संख्या का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप लोग वास्तविक संख्या की परिभाषा से बिल्कुल अच्छी तरीके से परिचित हो चुके हैं कि वास्तविक संख्या की जो परिभाषा है वास्तव में होती क्या है, वास्तविक संख्या को हम कहते क्या हैं और वास्तविक संख्या की हम पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जरा जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या के कौन कौन से गुण होते हैं। अगर हम गुणों को समझ लेते हैं तो आपकी जो वास्तविक संख्या होती है पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम वास्तविक संख्या के गुणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों हम जान लेते हैं वास्तविक संख्या के गुण के बारे में कि वास्तविक संख्या कौन कौन से गुण होते हैं। वैसे दोस्तों वास्तविक संख्या के 4-5 गुण होते हैं, जिसमें से मैंने दोस्तों 2 गुण अभी यहाँ पर लिखा है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास स्पेस कम है, क्योंकि आप लोगों को समझाना भी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम वास्तविक संख्या से रिलेटेड 2 गुणों को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें से दोस्तों आपका पहला जो गुण है वो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम वास्तविक संख्या के पहले गुण के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहला जो गुण है दोस्तों वो क्या कहा है आपका कि जिन संख्याओं की सृजन या उत्पत्ति, सृजन उत्पत्ति कहने का मतलब जिसका जन्म, ठीक है, सृजन या उत्पत्ति अकृत्रिम रूप से, अकृत्रिम का कहने का मतलब बाबू प्राकृतिक रूप से, ठीक है, जिसका मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया है। प्राकृतिक रूप से हुई है उन सभी प्रकार के संख्याओं को वास्तविक संख्या के नाम से जाना जाता है। संख्या के प्रकार में मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि आपकी जो अकृत्रिम संख्या होती है वास्तव में होती क्या है, जिसमें मैंने दोस्तों ये बताया है कि जो अकृत्रिम संख्या है वो इस धरती पर मानव के अस्तित्व के पहले से ही इसका अस्तित्व संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त था। अर्थात इन संख्याओं का जो सृजन है वो किसी मानव या इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं प्राकृतिक ने किया है। इन अकृत्रिम संख्याओं का मानव ने क्या किया है, इनका रूप, नाम, आकार और इनकी विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं को गणित के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न शाखाओं से जोड़ा है, ना कि इनका सृजन किया है। और हर वो संख्या जो आपकी एक प्रकार की अकृत्रिम संख्या कहलाती है उसी को दोस्तों हम लोग वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। और आप लोग अभी जान चुके हैं कि वास्तविक संख्या हम कहते हैं किसे, कि जिस संख्याओं का एक पूर्ण वर्ग कभी भी ऋणात्मक संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होता वही आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। और जब उस संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होता है, जब वो वास्तविक संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो अकृत्रिम संख्या है। और जब वो अकृत्रिम संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सृजन है वो मानव या इंसान नहीं बल्कि स्वयं किसने किया है, प्राकृतिक ने किया है। और इसीलिए हम इस संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। ये था दोस्तों इसका पहला गुण।
अब जरा जानने का प्रयास करते हैं वास्तविक संख्या का दूसरा गुण क्या है। तो आप देख सकते हैं कि दूसरा जो गुण है वो कुछ इस प्रकार से है, सभी प्रकार के धनात्मक। इसमें बिल्कुल भी आपको ऋणात्मक संख्या के बारे में नहीं जिक्र किया गया है। ये क्या कह रहा है आपसे, धनात्मक संख्या, सभी प्रकार के धनात्मक संख्या। सभी प्रकार के कहने का मतलब है कि चाहे वो धनात्मक संख्या आपका पूर्ण के रूप में हो, पूर्णांक के रूप में हो, आपके भिन्न के रूप में हो, दशमलव के रूप में हो, सम के रूप में हो, अभाज्य के रूप में हो, भाज्य के रूप में हो, किसी भी संख्या के रूप में क्यों ना हो, बस धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल को एक क्या कहते हैं, हम वास्तविक संख्या के रूप में जानते हैं। धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल, तो जरा देखते हैं कि धनात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल है वो क्या क्या होता है। तो हम बाबू यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं धनात्मक संख्या, यहाँ पर हम आपको 24, ठीक, और 24 का हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। धनात्मक संख्या है और हमने लिया 24 का वर्गमूल। तो जब हम 24 का वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल कुछ इस प्रकार से निकलता है, 6 चौके 24 यानी 2 और रूट 6। ठीक है, 24 का जो वर्गमूल है कितना हुआ आपका, 2 रूट 6। तो जो 2 रूट जो 6 है आपका, वो एक प्रकार क्या है, आपकी वास्तविक संख्या है, क्योंकि कहा है कि धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं रूट कितना, अगर हम ले लेते हैं रूट 6.25, तो इसका जो वर्गमूल है वो कितना आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको 2.5। फिर अगर हम यहाँ पर एक संख्या लेते हैं आपको 16/81, ठीक है, मान के चलते हैं हमने 16/81 का क्या किया, वर्गमूल किया। ध्यान रहे दोस्तों कि आपकी जो संख्याएं होनी चाहिए वो आपकी धनात्मक होनी चाहिए, बिल्कुल भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं कहा है, धनात्मक संख्या, अर्थात इसमें हम कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें केवल और केवल धनात्मक संख्या ही चाहिए। और जब हम इनका वर्गमूल निकालते हैं तो इसका जो वर्गमूल है वो प्राप्त होता है 4/9। कितना प्राप्त होता है, 4/9। तो जिस किसी भी धनात्मक संख्याओं का आप वर्गमूल निकाल दें तो सारे की जो सारी संख्याएं आपके वो वास्तविक संख्या के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न एक और आ रहा होगा कि सर आपने ये कहा कि जिस किसी भी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल हम निकालते हैं तो वही संख्या वास्तविक संख्या के रूप में जानी जाती है, और आपने अभी तक 3 संख्याओं का वर्गमूल निकाल कर दिखाया। लेकिन जब आपने इन तीनों संख्याओं का वर्गमूल निकाला, अर्थात जब आपने इन तीनों धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकाला तो इनका जो वर्गमूल है वो केवल और केवल अपने धनात्मक रूप में ही प्राप्त हुए हैं। किस रूप में, धनात्मक रूप में ही प्राप्त हुए। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि रूट 24 का जो वर्गमूल है वो भी धनात्मक मिला, 6.25 का जो वर्गमूल है वो भी आपका धनात्मक मिला, 16/81 का जो वर्गमूल है वो भी आपका धनात्मक मिला, जबकि हम यहाँ पर -1 को भी वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, -3/7 को भी वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, -3/4 को भी हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, -3.8 को भी हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। तो जब इन संख्याओं यानी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल आपके केवल और केवल धनात्मक रूप में प्राप्त हो रहे हैं, ऋणात्मक रूप में प्राप्त हो नहीं रहे हैं, जबकि ये जो संख्या है ऋणात्मक रूप वाली इन्हें हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये गुण है वो वास्तविक संख्या के लिए फॉलोअप कर गया, अर्थात इस पर बिल्कुल भी वो परफेक्ट नहीं बैठता है। तो दोस्तों आपका जो ये धनात्मक संख्या का जो वर्गमूल है हालांकि ऋणात्मक संख्याओं के लिए परफेक्ट नहीं बैठता है, लेकिन आप लोग मैं बता दूं दोस्तों कि जब हमारे वैज्ञानिक द्विघात समीकरण के प्रयोग से उन्होंने अपना बुद्धि और विकास से उस पर निरीक्षण किया, उसके बारे में जाना, तो उन्होंने ये बताया कि इन सभी संख्याओं के साथ साथ अर्थात जिन धनात्मक संख्याओं का हम वर्गमूल निकालते हैं, इन धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल के साथ साथ अगर ये संख्या धनात्मक रूप में प्राप्त होती है
तो ऋणात्मक वाली संख्याओं का भी अस्तित्व इस प्राकृतिक में है, और जब उनका अस्तित्व इस प्राकृतिक में है तो हम उससे भी वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। कैसे? तो उसको दोस्तों हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे बहुपद होते हैं वो घात के अनुसार चलते हैं, यानी अगर कोई बहुपद रैखिक घात का होगा तो उसका घात केवल एक होगा, और जब उसका घात एक होगा तो उसके शून्यक एक मिलेंगे। अगर द्विघात बहुपद होगा तो उसके घात केवल 2 होंगे, और जब उसके घात 2 हैं तो उनके शून्यक भी कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जब हमारे वैज्ञानिकों ने इस चीज़ पर विचार किया था, किस चीज़ पर, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मान चलते हैं हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी द्विघात समीकरण ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, अब बराबर में 0। हमने क्या लिया? द्विघात समीकरण लिया। तो जब हम इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो इसका हल कैसे होता है? कुछ इस प्रकार से टूटता है, यानी कि माइनस जो 1 है वो कहाँ चला गया? इधर चला गया, तो हो गया वो किस रूप में? प्लस रूप में। और जब हम इस स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो जो स्क्वायर है वो रूट में क्या करता है? आ जाता है अपने प्लस माइनस चिन्ह के साथ। तो आप बोलिए कि यहाँ पर प्लस माइनस के चिन्ह क्यों? क्योंकि अभी मैंने आप सभी को बताया कि जो द्विघात समीकरण होता है उसके केवल 2 मूलक होते हैं, अर्थात 2 ही शून्यक होते हैं जो इस समीकरण के संपूर्ण मान को संतुष्ट करता है। तो जब आप इसका स्क्वायर को इधर भेजते हैं, ये रूट में आता है, तो इसके कितने शून्यक मिलेंगे? मात्र केवल एक, √1। जबकि मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि इसके शून्यक 2 होंगे। तो जब एक शून्यक यहाँ पर मिल रहा है तो इसका मतलब एक और ना कहीं होगा, तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब कि इसका ओपोजिट होगा। अगर ये धनात्मक है तो वो ऋणात्मक होगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह हम लोग लगा देते हैं। ठीक, तो हमारे जो x का जो शून्यक वो कितना मिला? वो 2 ठो मिला। पहला आपका √1 के रूप में और पहला -√1 के रूप में, यानी कि √1 का 1 और √1 का भी 1 और माइनस हो जाएगा 1, यानी इसके जो शून्यक हुए वो कितने हुए? 2 गो। फिर हमारे वैज्ञानिकों ने ये चेक किया कि जब हम इसका शून्यक 2 ठो प्राप्त हुआ है 1 -1, तो जरा देखते हैं कि 1 तो इसको संतुष्ट कर रहा है, क्या ये इसको संतुष्ट कर रहा है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब हम 1 के स्क्वायर करते हैं तो 1 के स्क्वायर 1 -1 बराबर 0, और 1 में से 1 घटा तो 0 बराबर 0, यानी मान संतुष्ट कर रहा है। इसी पर अगर हम -1 को ले लेते हैं तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 1 में से 1 गया तो 0 बराबर 0, यानी इस समीकरण के मान को संतुष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने ये समझा कि इन सभी धनात्मक संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं का भी अस्तित्व इस प्राकृतिक में है, और हम इन संख्याओं को भी वास्तविक संख्या के नाम से जान सकते हैं। यानी कि आप अपने से कुछ भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप लोग चाहे तो 4/5 रख कर देखिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4/5, और जब 4/5 का स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो जब ये रूट में आएगा तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, प्लस माइनस √4/5, तो हो जाएगा आपका किस रूप में? वो हो जाएगा आपका 2 और √5 प्लस वाला, एक हो जाएगा -2 और √5 माइनस वाला, और ये दोनों ही मान इस समीकरण के संपूर्ण मान को संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने ये कहा कि सारे जो आपके ऋणात्मक संख्या है इन धनात्मक संख्याओं के साथ क्या है? एक वास्तविक संख्या के स्वरूप को व्यक्त कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल भी भूलने का प्रयास नहीं कीजिएगा, जो आपके वास्तविक संख्या से क्या है रिलेटेड है। अब जानने का प्रयास करते हैं अगले गुण के बारे में। तो इसको मिटा देते हैं, आगे तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। तो आइए जानते हैं अगला गुण कौन है। तो दोस्तों मैंने वास्तविक संख्या से संबंधित आपको 2 गुणों के बारे में अभी बताया। अब दोस्तों जान लेते हैं कुछ और गुण के बारे में जो वास्तविक संख्या से क्या है? रिलेटेड है। तो आइए दोस्तों समझते हैं तीसरा जो गुण है वास्तव में क्या है। ठीक है, तो जो तीसरा गुण है दोस्तों वो कह रहा है आपका कि गणित में वास्तविक संख्या सरल रेखा के अनुदिश, मतलब सरल रेखा के अनुदिश किसी राशि को प्रस्तुत करने वाला मान है। और आपने ये सीखा है, आपने ये जाना भी होगा दोस्तों कि हम सरल रेखा पर कुल जितनी भी संख्याओं को प्रकट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। मतलब कि हम सरल रेखा से ही सम संख्या के गुण को समझते हैं, भाज्य संख्या गुण को समझते हैं, अभाज्य संख्या गुण को समझते हैं, परिमेय संख्या गुण को समझते हैं, अपरिमेय संख्या गुण को समझते हैं, सभाज्य संख्या गुण को समझते हैं। मतलब हर प्रकार की संख्याओं को हम संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु पर क्या करते हैं? प्रकट करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं और उसको गुणों का हम लोग अध्ययन करते हैं। और ये जो भी आपकी संख्या है, जितना मैंने अभी तक नाम लिया है, वे सब के सब दोस्तों आपकी अकृत्रिम संख्या
संख्या ही है और इसलिए हम इन सभी प्रकार की संख्याओं को वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। और इसी वास्तविक संख्या को हम सरल रेखा के सापेक्ष क्या करते हैं, हम किसी राशि को प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि हमको किसी राशि, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हमको 0.5 को लेना है, ठीक है, 0.5। तो 0.5 का मतलब होता है 1 का आधा। कितना? 1 का आधा। तो जब हमने ये संख्या रेखा लिया तो इस संख्या रेखा में हम देखेंगे कि 1 का आधा क्या हो सकता है, 0.5। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो 0 है और जो 1 है वो 0 और 1 के बीच का जो बीच वाला पॉइंट होगा, मतलब 1 का आधा, क्योंकि 0 से यहाँ तक पूरा कितना है, 1 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, वो 2 है। तो 0 से यहाँ तक का जो मेन पॉइंट है वो कितना है आपका, 1 है, यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 से लेकर 0.9 और फिर 0.9 में 0.1 जोड़ देंगे, यानी 0.9 में 0.1 जोड़ देंगे तो 9 10 के 0 हासिल लगा 1 और 1 यानी 1.0, यानी केवल 1 आपका मिल जाएगा। तो हमारा जो 1/2 है वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा हमारा इस बिंदु पर, यानी कहने का मतलब कि इस पर क्या होगा, 0.5 होगा। तो इस पर हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर हम वास्तविक संख्या को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं किसी राशि के मान के लिए। तो आप लोगों ने ये जाना कि जो तीसरा गुण होता है वो आपके संख्या रेखा के वास्तविक संख्या से क्या है, संबंधित है। अब दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं चौथे गुण के बारे में कि जो चौथा गुण है वास्तव में क्या है। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक का नहीं मतलब एक एक बिंदु पर, ठीक, प्रत्येक बिंदु पर वास्तविक संख्याओं का मान अद्वितीय है। अद्वितीय कहने का मतलब कि अ का मतलब होता है नहीं, अद्वितीय का मतलब होता है दूसरा, यानी दूसरा कोई नहीं, केवल और केवल एक हो, उसी को हम लोग अद्वितीय के नाम से जानते हैं। सपोज डेट, जैसा कि दोस्तों आप शून्य से धनात्मक दिशा की ओर आप कहाँ पर पहुँचते हैं, आप संख्या 5 पर पहुँचते हैं। यहाँ पर आप शून्य से धनात्मक दिशा की ओर संख्या 5 पर पहुँचते हैं। तो जो 5 है दोस्तों, ये जो धनात्मक संख्या आप 5 देख रहे हैं वो एक प्रकार की वास्तविक संख्या है, और जो ये वास्तविक संख्या है वो इस संख्या रेखा के अद्वितीय बिंदु पर उपस्थित है। अर्थात कहने का मतलब कि जब आप इस संख्या रेखा के इस 5 वाले अद्वितीय बिंदु को छोड़कर जब आप आगे बढ़ते हैं, जैसे 6 पर जाते हैं, 7 पर जाते हैं, 8 पर जाते हैं, 9 पर जाते हैं, 10 पर जाते हैं, इसी प्रकार से आप अनंत की ओर आप चले जाते हैं। तो दोस्तों आप 5 को छोड़कर 6 से आप अनंत की ओर क्यों ना चले जाइए, आपको 5 दोबारा बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। अर्थात जो 5 है आपको उससे कभी भी भेंट नहीं हो सकता, क्योंकि 5 जो है उसे आपने पहले ही भेंट कर लिया और 5 आपका संख्या रेखा पर एक ही है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आपकी वास्तविक संख्या है वो संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु पर उपस्थित रहती है, अर्थात इसके अतिरिक्त दूसरा कोई अन्य बिंदु बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये था दोस्तों आपका वास्तविक संख्या का चौथा गुण, आप लोगों ने जाना। अब हम समझते हैं इसका 5वां गुण कि 5वां जो गुण है वास्तव में क्या होती है। तो 5वां जो गुण है दोस्तों उसको ज़रा समझ लेते हैं। इस संसार यानी इस पूरे प्राकृतिक में अभी तक इस वर्तमान समय में ज्ञात कुल जितनी भी प्राकृतिक प्रदत्त संख्या है जिनका अस्तित्व स्वयं प्राकृतिक ने दिया है उसकी बात कर रहे हैं हम, उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या के नाम से संबोधित किया जाता है। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे रसायन यज्ञ में हमारे रसायन शास्त्री अभी तक कुल जितने भी प्राकृतिक तत्वों का निर्माण किए हैं, प्राकृतिक तत्वों की खोज किए हैं, उन सभी तत्वों को प्राकृतिक तत्व ही कहा जाता है, क्योंकि जो तत्व हैं आपके प्राकृतिक रूप से ही विद्यमान हैं। अर्थात उन तत्वों को बिल्कुल भी हमारे वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया है, अगर बनाया होता तो उन्होंने उन तत्वों को संश्लेषित तत्व का नाम दिया होता या कृत्रिम तत्व का नाम दिया होता। लेकिन अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने जो भी संख्याएं खोजी है वो सारे के सारे जो संख्याएं हैं वो प्राकृतिक प्रदत्त हैं, और जब ये प्राकृतिक प्रदत्त हैं तो वो आपकी जो संख्या है दोस्तों वो एक प्रकार की कैसी संख्या है, वो अकृत्रिम संख्या है, और उन सभी अकृत्रिम संख्याओं को हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। हालांकि हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे गणित शास्त्रियों ने प्राकृतिक प्रदत्त संख्याओं के अतिरिक्त उन्होंने अपना भी एक संख्या बनाया है जिसे हम लोग काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों वो प्राकृतिक प्रदत्त नहीं है बल्कि वो मानवीय प्रदत्त संख्या है, इसलिए उसको हम बिल्कुल भी वास्तविक संख्या के नाम से नहीं जान सकते हैं। केवल हम किसको वास्तविक संख्या के नाम से संबोधित करेंगे, जो प्राकृतिक प्रदत्त संख्याएं। हो सकता है कि हमारे आने वाले भविष्य में से और भी बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी जो आपके क्या हो,
प्राकृतिक प्रदत्त संख्याएं हो जिसे हम वास्तविक संख्या के नाम से संबोधित कर सकते हैं। अगला जो गुण है उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि वो क्या है। वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का एक समुच्चय होता है, अर्थात वास्तविक संख्याओं में हम जिन संख्याओं का अध्ययन करते हैं वो मात्र दो ही प्रकार की होती है। पहला होती है परिमेय संख्या और दूसरा होती है अपरिमेय संख्या। और वास्तविक संख्या इन्हीं परिमेय और परिमेय इन दोनों संख्याओं का क्या है, एक समुच्चय कहलाता है, जिसे मैं आप लोगों को आगे परिमेय जब अपरिमेय संख्या पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप इतना जानिए कि वास्तविक संख्याओं में हम केवल उन्हीं संख्याओं को सम्मिलित करते हैं जिन धनात्मक संख्याओं का क्या होता है, वर्गमूल प्राप्त होता है। और जब आप जानते हैं कि जब हम किसी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल जो है दोस्तों वो दो प्रकार के निकलता है, पहला पूर्ण वर्गमूल के रूप में और दूसरा अपूर्ण वर्गमूल के रूप में। तो जिन संख्याओं का एक पूर्ण वर्गमूल प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम परिमेय, और जिन संख्याओं का एक पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अपरिमेय। और इन्हीं परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर हम लोग वास्तविक संख्या के नाम से क्या करते हैं, इसको संबोधित करते हैं। ये था इसका छठा गुण। अब जानते हैं हम इसका सातवां गुण, जो सातवां जो गुण है वास्तव में क्या होती है। सातवां जो गुण है दोस्तों वो है कि यह एक शाश्वत संख्या है। शाश्वत समझने का प्रयास कीजिएगा। शाश्वत कहने का मतलब कि जो कभी नष्ट ना हो, जो अनंत हो, जो इससे कभी खत्म नहीं किया जा सके, उसी को हम लोग शाश्वत के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब दोस्तों कि जिसे बिल्कुल भी मिटाया ना जा सके उसको हम लोग शाश्वत के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे दोस्तों तो आपके जो ईश्वर है वो क्या है, शाश्वत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब हम इस संसार में नहीं थे तब भी हमारे ईश्वर इस संसार में थे, जब हम इस संसार में हैं तब भी हमारे ईश्वर इस संसार में हैं, और जब हम इस संसार में नहीं रहेंगे तब भी हमारे ईश्वर इस संसार में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस संसार में नहीं थे तब भी ईश्वर थे, और जब संसार में हम हैं तब भी ईश्वर है, और नहीं रहेंगे तब भी ईश्वर रहेंगे। मतलब ईश्वर पहले भी थे, अभी भी है, और आने वाले हर अनंत समय तक वो विद्यमान रहेंगे, अर्थात वो क्या है, एक प्रकार का शाश्वत है। उसी प्रकार से दोस्तों ये जो वास्तविक संख्या है वो हमारे इस संसार में आने से पहले भी विद्यमान थी, अब भी अगर हम हैं फिर भी विद्यमान है, और जब हम इस संसार में नहीं रहेंगे तब भी ये संख्या विद्यमान रहेंगी। इसीलिए वास्तविक संख्या को शाश्वत संख्या के नाम से जाना जाता है। इसका जो लास्ट गुण है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग तो ये जानते ही होंगे कि हम वास्तविक संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर आर से सूचित करते हैं। क्यों? क्योंकि हम वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर के नाम से जानते हैं, और रियल का जो स्टार्टिंग जो उसका लेटर है, कैपिटल लेटर, वो है आर। इसीलिए हम आर से ही वास्तविक संख्या को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। और एक बात आप लोग नोट में याद रखिएगा कि जो संख्या रेखा का प्रत्येक अद्वितीय बिंदु होता है वो केवल और केवल वास्तविक संख्या के लिए ही मान्य है। मतलब कि जब आप संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को आप निरूपण करते हैं, जिन संख्याओं को आप प्रस्तुत करते हैं, वे सारी की जो सारी संख्याएं होती है वो आपकी वास्तविक संख्याओं के परिवार का ही सदस्य होता है। चाहे वो परिवार आपका परिमेय का हो या वो आपका अपरिमेय का हो, लेकिन होगा आपके वास्तविक संख्या का ही, ना कि आपके अवास्तविक संख्या का। इसीलिए जो आपकी संख्या रेखा है वो केवल वास्तविक संख्या के एक अद्वितीय बिंदु के लिए क्या है, मान्य है। मतलब कि हम संख्या रेखा पर कोई भी काल्पनिक संख्या निरूपित नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों आज की इस वीडियो क्लासेज में वास्तविक संख्या के बारे में जाना। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि वास्तविक संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, वास्तविक संख्या में कहते हैं किसको है, इसके कौन कौन से गुण होते हैं। तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हो सकता है समझे होंगे दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोग को दोस्तों इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो आप लोग प्लीज़ मेरे कॉमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।